नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और खबरों को पेश करेंगी रजनी। नोट बैन पर पीएम मोदी ने देश से 10 सवाल पूछे हैं। नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए पीएम ने सवाल पूछे हैं और आप इसी ऐप पर जाकर अपना जवाब वोट कर सकते हैं। पीएम का पहला सवाल है, क्या भारत में काला धन है? दूसरा सवाल, क्या भ्रष्टाचार काले धन से लड़ना जरूरी है? तीसरा सवाल, सरकार के कदम पर आप क्या सोचते हैं? चौथा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयास पर क्या सोचते हैं? पांचवां सवाल, नोट बैन के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? छठा सवाल, नोट बैन से काला धन, भ्रष्टाचार, आतंक रुकेगा? सातवां सवाल, नोट बैन से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा आम आदमी तक पहुंचेगी? आठवां सवाल, नोट बैन पर असुविधा को कितना आपने महसूस किया? नौवां सवाल, भ्रष्टाचार के विरोधी अब इसके समर्थन में लड़ रहे हैं? 10वां सवाल, क्या आप कोई सुझाव शेयर करना चाहते हैं? बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नोट बैन पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। मोदी ने साफ किया कि नोट बैन का फैसला गरीबों की मदद के लिए किया गया। पीएम ने आजादी के 70 साल बाद भी देश में गरीबी के हालात पर चिंता जताई और गरीबी का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि इतने साल बाद भी लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है और आज भी लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। पीएम ने विपक्ष पर नोट बैन को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और नोट बैन को सर्जिकल स्ट्राइक न कहने की अपील की। पीएम ने बीजेपी सांसदों से लोगों को जागरूक करने और नोट बैन के फायदे बताने को भी कहा। पीएम ने साफ किया है कि नोट बैन काले धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। की बात है, वो साहसिक नेता है, पहली बार इतना साहस दिखाया है और गरीबों के लिए वो प्रामाणिक हैं। इसी संसद में आए थे वो मई 2014 में जीतकर। जब उनको हमने नेता चुना था, उन्होंने क्या कहा था? मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए मरेगी। और ये उनकी भावुकता है और ये उनकी ईमानदारी। नोट बैन के फैसले को लेकर पीएम मोदी के भावुक होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पीएम अगर वाकई भावुक हैं तो उन्हें संसद में बयान देना चाहिए। राहुल ने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष का बयान सुनकर पीएम और भावुक हो जाएंगे। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि आंसुओं पर कोई टैक्स नहीं पड़ता, पीएम को संसद में बयान देना चाहिए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा नोट बैन के फैसले को गलत बताते हुए कह रहे हैं कि लोगों के पैसे निकाले जाने पर किसी तरह की रोक को गलत नहीं ठहराया जा सकता। नोट बैन को जारी हंगामे की वजह से आज भी संसद के दोनों सदनों में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। विपक्ष नोट बैन पर बहस के दौरान पीएम के सदन में मौजूद रहने की मांग पर अड़ा रहा। लोकसभा में विपक्ष ने नियम 56 के तहत नोट बैन पर बहस की मांग की। नियम 56 के तहत चर्चा के बाद वोटिंग होती है। सरकार नियम 193 के तहत बहस चाहती है, जिसमें चर्चा के बाद ना तो वोटिंग होती है ना ही प्रस्ताव पास होता है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने नोट बैन की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात बनने का दावा किया। विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोट बैन के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। जेटली ने दावा किया है कि नोट बैन के फैसले से सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीबों को होगा। हालांकि जेटली ने माना कि अभी कुछ दिन मुश्किल के हालात बने रहेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोलते हुए अरुण जेटली ने नोट बैन को लेकर विपक्ष पर बहस से भागने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री के मुताबिक नोट बैन से अपराध, घूसखोरी और आतंकवाद में कमी आएगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से नोट बैन के फैसले पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया।
कि रोज नए नए कारण ढूंढना कि अब हम चर्चा नहीं चाहते। अगर संसद में चर्चा नहीं होने देंगे तो जितना ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, हम सब की जिम्मेवारी है कि जनता में इसकी चर्चा करें और उसके लिए सभी तथ्यों के साथ हम लोग तैयार रहें। इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे की जांच आज शुरू हो गई है। कानपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के बड़े अधिकारियों की टीम ने ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड और टीटी का लिखित बयान दर्ज किया। ट्रेन के ड्राइवर जलत शर्मा, असिस्टेंट ड्राइवर डीपी यादव के साथ ही झांसी, पोखराया और मलासा के स्टेशन मास्टर से भी पूछताछ की गई। झांसी और पोखराया तक रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन के सभी कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अभी हमने जो ट्रेन का क्रूज है उनका है, फिर उससे जो रिलेटेड जितने आदमी हैं, इसके अलावा जो कोई भी आकर के हमने ऐड दिया हुआ है पेपर में, कोई भी आकर के एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी साक्ष्य जो है कुछ भी बता सकते हैं आके, कोई भी वीडियोग्राफी हो, फोटो हो, कुछ भी हो, कुछ भी आके कोई भी बता सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से नए 2000 रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। आपको बता दें, कल ही आतंकियों ने कश्मीर के बड़गाम जिले के चरारे शरीफ इलाके में एक बैंक से 13 लाख रुपए लूट लिए थे। आतंकी जम्मू कश्मीर बैंक के चरारे शरीफ की मालपुरा शाखा में घुसे, बंदूक दिखाकर काउंटर से नकदी छीन ली और पैसा लेकर फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राय सिंह को आज आखिरी विदाई दी गई। आज सुबह 9 बजे शहीद राय सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हरियाणा के रोहतक जिले के खेड़ी सापला पहुंचा। परिवार के लोगों और गांव वालों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकली। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे हितेश ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान राज्य सरकार के 2 मंत्री कृष्णलाल पंवार और मनीष ग्रोवर भी पहुंचे। हरियाणा सरकार ने शहीद के परिवार को 20 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और शहीद के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर मानहानि केस में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को अब मामले में सिविल और क्रिमिनल ट्रायल का सामना करना होगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक केस पर स्टे लगाने के लिए दायर याचिका की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरोप लगाए जाने के बाद अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत आपके कुछ नेताओं के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का आपराधिक केस दर्ज कराया था। नोट बैन के बाद बीजेपी ने पहली परीक्षा पास कर ली है। देश के 6 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य में हुए लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी सीटों पर कब्जा बरकरार रखा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा सीट में जीत दर्ज की है। बीजेपी ने असम और लखीमपुर लोकसभा सीट पर भी निर्णायक बढ़त बना ली है। पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में टीएमसी ने बाजी मारी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने नेल्लीतोपे विधानसभा सीट से चुनाव जीत लिया है। बांग्लादेश के एक जाने माने अर्थशास्त्री ने अपनी 30 साल की रिसर्च के आधार पर यह दावा किया है कि अगले 30 साल बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इन आंकड़ों को धार्मिक समरसता के लिए खतरा बताया है। डॉक्टर चंद्रा ने ट्वीट किया कि यह बेहद खौफनाक है। बांग्लादेश में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक खतरे में हैं। क्या हम एक धर्म के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले को बांग्लादेश सरकार के सामने उठाए जाने की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1964 से 2013 के बीच बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। हर रोज 632 हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर रहे हैं। जापान के उत्तरी इलाके में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई।
भूकंप का केंद्र फुकुशिमा के पास जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के बाद आई सुनामी की वजह से समुद्र में 10 फीट तक ऊंची लहरें उठी। सुनामी के चलते फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग ऑपरेशन पर असर पड़ा। भूकंप के बाद सरकार की ओर से लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए चेतावनी भी जारी की गई। 2011 में इस इलाके में आए भूकंप की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी नुकसान हुआ था। बदिनों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।